students, we will study about the chapter of social studies, that is history, chapter number 5, crafts and industries in the colonial period. So let's start the remaining paragraph. Rise of the new cotton mills, यानी कि नई कॉटन मिल्स का उदय. The machine age in Indian began when cotton and jute mills and coal mining industries were started in the 19th century. Many cotton mills were established by Parsi and Gujarati businessmen and started operating from Bombay. The first textile mill was started in Bombay in 1853 and the first jute mill in Bengal in 1855. However, the Indian owned cotton mills faced many problems. They found it difficult to compete with the cheap textiles imported from Britain. The British government gave no protection to the local industries. अब मशीन एज में यानी मशीन के काल में जो भारत ने कॉटन जब शुरू किया, कॉटन का काम और जूट मिल्स का काम, तो वहाँ पर जो कोल्स मिनिंग इंडस्ट्रीज़ थी वो स्टार्ट हुई थी 19वीं शताब्दी में. काफ़ी कॉटन मिल्स जो थी उनको स्टैब्लिश किया गया था पारसी और गुजराती बिजनेसमैन थे उनके द्वारा. ठीक है, बाद में उनको ऑपरेटिंग करना स्टार्ट किया गया फ्रॉम बॉम्बे से. ठीक है, द फर्स्ट जो हमारी पहली जो टेक्सटाइल मिल थी वो स्टार्ट हुई थी बॉम्बे में 1853 में, और जो फर्स्ट जूट मिल थी हमारी वो बंगाल में स्टार्ट हुई थी 1855 में. तो यहाँ पर जो हमारे भारतीय की जो अपनी कॉटन मिल्स होती थी उनको काफ़ी शुरू में प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ा था, और जब देखी गई बहुत ज़्यादा उनको कम्पीट करने में, यानी कि जो दूसरों के साथ कम्पीट करने में थोड़ा दिक्कत हो रही है, तो उसके साथ ही उन्होंने काफ़ी सस्ती टेक्सटाइल जो है इंपोर्ट करवाई ब्रिटेन से. तो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उनको किसी भी तरीके की कोई सुरक्षा नहीं देती थी. जो वहाँ की स्थानीय उद्योग थे उनको कोई भी सुरक्षा नहीं प्रदान करती थी ब्रिटिश गवर्नमेंट. Apart from cotton textiles, other Indian-owned industries like iron, steel, paper, and matches, etc., also got no supports or protection from the British. British capitalists in Indian got favorable bank loans and railway freight charges. Indian capitalists, on the other hand, had to take loans at high rates of interest. The Indian industrialists also had to pay higher railway freight charges at compared to the British industrialist. तो यानी कि अगर कॉटन टेक्सटाइल जो थी अगर हम देखें तो, और जो दूसरे भारतीय इंडस्ट्रीज उद्योग थे जो अपने उस पर चला रहे थे, जैसे कि आयरन, स्टील, पेपर एंड मैचेस, इस तरीके के, तो उनको कोई सपोर्ट या कोई सुरक्षा नहीं दी जाती थी ब्रिटिश की तरफ से. और जो ब्रिटिश कैपिटल्स थी जिनकी इंडिया में, भारत में, तो उनको क्या है, बैंक की तरफ से भी कोई नहीं सपोर्ट दिया जाता था कि वो लोन लेकर भी इस तरह के काम कर सकें. और रेलवे के जो चार्जेस थे वो भी बहुत ज़्यादा हाई थे. तो भारतीय जो कैपिटलिस्ट थी, अब वो दूसरी तरफ देखा जाए तो उनको जब लोन दिलवाया भी जाता था वो काफ़ी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे दिलवाया जाता था. और जो भारतीय उद्योग के लोग थे तो उनको क्या हायर पे करना पड़ता था, और वो जो रेट था वो ब्रिटिश उद्योगों के कंपेयर में बहुत ज़्यादा था उनका. डिक्लाइन ऑफ वुड्स स्टील अ ट्रैजिक सागा मीन्स वुड स्टील का पतन और ट्रैजिक जो एक प्रॉब्लम्स हो गई थी वहाँ पर, तो उसके बारे में बताया गया है. अ ट्रैजिक सागा. All over South India, a high quality steel called woods was produced. Swords made out of the wood still had a very hard and sharp edge. यानी कि पूरे साउथ इंडिया में, साउथ भारत में हाई क्वालिटीज़ की जो स्टील्स थी जिनको वुड्स कहा जाता था, वो उसका उत्पादन किया जाता था. तो जैसे तलवार बनाई जाती थी उससे, और स्टील काफ़ी हार्ड्स होता था. ठीक है, काफ़ी ज़्यादा कठोर होता, सख्त होता था, और उसकी शार्प कॉर्नर्स होते थे. द टेक्निक ऑफ मेकिंग दिस स्टील बाय मिक्सिंग आयरन विद चारकोल वॉज अ मार्वल एंड शोड द एक्सपर्टाइज ऑफ द इंडियन स्टील मैन्युफैक्चरर्स. यानी कि ये जो टेक्निक थी स्टील को बनाने की, वो आयरन को मिक्सिंग करके चारकोल के साथ में
बनाते थे और जो एक्सपर्ट होते थे वो ये दिखाते थे भारतीय स्टील मैन्युफैक्चरर्स को कि किस तरह से वो बनाया जाता है. However, this excellent steel and the swords and armors making industries associated with it collapsed when India was conquered by the British and machine made iron and steel began to be imported into India. अब इसी तरह से काफ़ी अच्छी स्टील वहाँ बनाई जाती थी, तलवारें और जो एक सुरक्षा कवच जो चेस्ट के लिए बनाया जाता था वो वहाँ बनाया जाता था. उन उद्योगों के द्वारा वो उसको संगठित किया जाता था. लेकिन जब ये सब जो है नष्ट हो गया, जब इंडिया पर पूरा ब्रिटिश का मार्केट में कब्ज़ा हो गया एंड जो भी मशीन से जो भी आयरन एंड स्टील बनाना वहाँ से भारत से इंपोर्ट करना शुरू कर दिया फिर ब्रिटिश ने. और फिर बाहर से जो है ये सारा सामान इंडिया में इंपोर्ट होने लगा. डी इंडस्ट्रियलाइजेशन इन इंडिया, यानी कि भारत में उद्योगीकरण को सपोर्ट नहीं दिया गया. तो यहाँ पर बताया गया है कि भारत में किस तरीके से जब धातु को गलाकर भट्टी में वो बनाया जाता था, गांवों में लोहे को कच्चा जो धातु होता था उसको गलाते थे. ठीक है, बहुत कॉमन होता था ये काम. लेकिन उसके बाद जो है मशीनरी का यूज़ होने लगा आयरन वगैरह में. बाद में फिर क्या है, इनका उत्पादन जो है मशीन के द्वारा किया जाने लगा और इनको लंबे समय तक नहीं यूज़ किया गया. बाद में इन पर रोक लगा दी गई, इनको बंद कर दिया गया. और इसी का ये एग्जाम्पल है डी इंडस्ट्रियलाइजेशन का.